Hello everyone, welcome to our channel YTH India. And today we are going to discuss about our remaining topic preamble. उस दिन हमारा preamble में जो था थोड़ा remaining सा रह गया था, तो उसको आज हम कंप्लीट कर देते हैं. टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियोज हम कंप्लीट नहीं हो पाया था. इसके बाद जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो DPS पे पढ़ेंगे. जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, लेकिन बेसिक थोड़ा preamble के बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं. वैसे ज़्यादा नहीं रहा था, थोड़ी बहुत टर्म्स ही देखने हैं हम लोगों को. ठीक है, तो प्रियम्बल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था और एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था. ठीक है, तो ये प्रियम्बल के बारे में था. अब देखिए, कल एक गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे. यहाँ 1950 हो गया था, तो ये 1950 ना होकर 1949 है. इसको ध्यान कर लीजिए. तो अडेप्ट कब हुआ है प्रियम्बल? 26 नवंबर 1949 और इम्प्लीमेंट कब हुआ है? 26 जैन 1950. ठीक है, 1950, ये 1949 था, वहाँ 50 कर दिया था तो गड़बड़ हो गया था. इसको ठीक कर लीजिएगा. खैर, अब हम आते हैं अपने बच्चे कुछ वर्ड्स पे जो उस दिन हमारे रह गए थे. प्रियम्बल के अंदर इन सभी वर्ड्स के बारे में जो है डिस्कस कराया गया है. ठीक है, हमने उस दिन 2 वर्ड्स ही पढ़ पाए थे सोशलिस्ट तक, और हमारा सेक्युलर से रह गया था. तो देखिए, इनको डिस्कस कर लेते हैं. इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है और ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे भी नहीं. अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रियम्बल से बनेगा तो वो यही बनेगा कि कौन से वो 3 वर्ड थे जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड हुए थे. वो 3 वर्ड थे आपके, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी. ठीक है, अब आपका वर्ड आ रहा है सेक्युलर. तो जो सेक्युलर वर्ड है, ठीक है, सेक्युलर वर्ड भी जो है आपका ऐड हुआ है. सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष. मतलब धर्म के आधार पर आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो सेक्युलर वर्ड था, अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये वर्ड था ही नहीं. ठीक है, संविधान में ऐसे किसी वर्ड का जिक्र नहीं है. दरअसल ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक्ट जो है ऐड किया गया है. ठीक है, तो ये वर्ड जो है सेक्युलर जो है ऐड हुआ है, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष. मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते हो. सभी को अपने धर्म को प्रोपागेट और प्रैक्टिस करने की पूरी पूरी आज़ादी है. तो धार्मिक आज़ादी की बात ये शब्द जो है करता है. अब आता है आपका डेमोक्रेटिक. तो देखिए, डेमोक्रेटिक तो बड़ा ही सिंपल वर्ड है. यानी एक ऐसी गवर्नमेंट चलाई जा रही है जहाँ पर लोगों का पूरा पूरा पार्टिसिपेशन है. यानी हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी एक लीडर को अपना चुन लेते हैं. ठीक है, हमने अपना खाली रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, लेकिन जो मेन तौर पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट उसे हम ही चला रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वहाँ पे. ठीक है, हमारी बातों को रखेंगे तो हमारी ही प्रॉब्लम डिस्कस होगी. अब यहाँ पर ये नहीं चल सकता कि जो राजा चाह रहा है या जो पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल चाह रहा है ऐसा होगा. उसके हिसाब से कानून नहीं बनेगा. कानून जन समस्याओं को देखते हुए बनेगा, और जन समुदाय कौन है? हम ही लोग हैं. तो यानी हमारी ही गवर्नमेंट हो गई. तो ये हो गया डेमोक्रेटिक. ठीक है, यानी लोकतंत्र. ठीक है, अब बात करते हैं हम रिपब्लिक की. तो देखिए, रिपब्लिक क्या कहता है? गणतंत्र. मतलब ये इसमें क्या होता है कि आपका जो हेड है, जैसे हमने हेड चुना, तो इस टाइप की गवर्नमेंट में, जैसे हमारे टाइप की गवर्नमेंट है, उसमें हेड तो आपका प्रेसिडेंट होगा. ठीक है, हेड प्रेसिडेंट होगा, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होगा, लेकिन संपूर्ण तरीके से डिसीजन प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं ले सकते हैं. संपूर्ण तरीके से डिसीजन जो है देश का हर एक नागरिक ले सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमने पहले बता दिया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, तो जो कोई मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल आके जो है अपने डिसीजन नहीं ले सकता है. जो डिसीजन जो लिए जाएंगे वो हमारे हिसाब से, लोगों के हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे. ठीक है, और इसमें एक चीज़ है कि मान के चलिए कोई परिवार हेड नहीं हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हेड नहीं हो सकता, या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है हेड नहीं कर सकती है. ठीक है, या कोई पर्टिकुलर कास्ट हेड नहीं कर सकती. तो पर्टिकुलर जैसा कुछ नहीं हो सकता. इसमें मेन तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जो भी समस्याएं होंगी, जो भी गवर्नमेंट को रन करेगा वो लोग ही करेंगे. अब इसमें 3 वर्ड्स का जो है काफी डिस्कस किया गया है. ये जस्टिस की बात करता है. जस्टिस मतलब न्याय की बात करता है. ठीक है, अब ये जो जस्टिस आया है ना रिपब्लिक में, तो ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है आपका. ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन से ये लिया गया है. अब ये 3 टाइप के जस्टिस की बात करता है: सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. ठीक है, सोशल मतलब समाज में सबको समान तरीके से जो है जस्टिस मिले. ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो. पॉलिटिकल जस्टिस मतलब जैसे आप भी लीडर बनना चाहते हो, आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में खड़े होना चाहते हो, तो ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के वो कम्युनिटी कहे कि नहीं भैया हम ही खड़े होंगे,
छोटी कास्ट के लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, समानता का अधिकार है, क्योंकि जस्टिस की बात कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब मान के चलिए आप अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर यानी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे आपके पास पैसा कम है तो आपको चांसेस कम दिए जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, यानी सबको समानता का अधिकार है यहाँ पर। इसके अलावा अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल आज़ादी की बात कर रहा है, एक पर्सनल फ्रीडम हम जिसे बोलते हैं लिबर्टी। तो हम एक पर्सनल फ्रीडम की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर की बात करें तो वो किस तरह का ऑक्यूपेशन करना चाहता है, उसकी प्राइवेसी और उसकी उसकी फ्रीडम और उसकी चॉइसेस की अगर बात होती है तो उसे हम बोलते हैं लिबर्टी। आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना फ्रीडम का अधिकार है आपको। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई भी रिलीजन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो ओवरऑल आपकी आज़ादी का अधिकार है। लेकिन फिर से बात, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को वायलेट करें। आपको सब कुछ सारी फ्रीडम चॉइसेस मिल रही हैं, लेकिन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड आता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी जो है आर्टिकल जो इक्वालिटी जो है इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हर इंडिविजुअल को समानता मिल रही है। चाहे आप जॉब्स में बात कर लें, जैसे आप नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रोफेशन एक्वायर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा। आपको अधिकार है, आप इंडिया की किसी भी पार्ट में रह सकते हैं। ठीक है, इक्वालिटी की बात कर रहा है। अब बेसिकली क्या है, देखो आर्टिकल 325, सिंपल सी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 325 के कहना है कि क्या कहता है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी कास्ट, जेंडर, क्रीड के बेस पर, उसके रिलीजन के बेस पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। किसके अंदर, इलेक्टोरल रोल, जो आपका चुनावों में जो आपका एक इलेक्टोरल रोल निकलता है ना, इसमें आपके नाम लिखे होते हैं कि इस क्षेत्र में ये, अब जैसे वोट डालते हैं आप लोग, तो वोटिंग लिस्ट में जो आपका नाम होता है, तो उस लिस्ट में आपको वोटिंग के लिए जेंडर और आपका क्या बोलते हैं, कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेस पे आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 326 क्या कहता है कि जैसे मान के चलिए लोकसभा के इलेक्शन है या लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन है, तो इसमें क्या है कि आपको एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू अधिकार है कि आप जो है वोटिंग डाल सकते हैं। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि जो 18 साल के हो गए हैं वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मना नहीं किया जा सकता। अगर आपके 18 साल की एज हो गई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं लोकसभा और जो आपके स्टेट विधानसभा इलेक्शन होते हैं, आप उसमें वोटिंग बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये वाला वर्ड हो गया। अब उसके बाद फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, यानी सभी लोग मिलजुल के रहें, आपसी प्रेम से रहें, सोसाइटी में सब लोग मिल के रहें, किसी भी तरीके से कोई लड़ाई झगड़े का भाव ना हो, सबके साथ मतलब आपका कोलैबोरेशन हो, सब आप मिलजुल के रहें। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, 9th 11th क्लास में एक चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था बेसिकली वो इन्हीं 3 चीज़ों के लिए हुआ था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो वो वहाँ के लोग इन चीज़ों की मांग कर रहे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब क्या, आज़ादी, समानता का अधिकार और भाईचारा। इन तीनों की मांग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वहाँ के लोगों ने की थी। तो वहीं से ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने ये शब्द उठा लिए हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली शब्द है ना, ये तो इंग्लिश में है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्हीं शब्दों को फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो रिपब्लिक है वो रशियन रिवॉल्यूशन से आया है आपका, जो कि जस्टिस की बात कर रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा प्रीएम्बल का था, और प्रीएम्बल अब हमारा खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर डीपीएसपी प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम डीपीएसपी की बात करेंगे। ठीक है, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा नया टॉपिक है आज का। ठीक है, अभी जो डीपीएसपी है इसमें बड़ी ही सिंपल सी चीज है कि ये आपके जो है 36 से 51 में गिवन है। 36 to 51 आर्टिकल में आपकी गिवन है। ठीक है, और जो डीपीएसपी जो है आपका बेसिकली आयरलैंड से लिया गया है।
कहाँ से लिया गया है ये? आयरलैंड। और आयरलैंड ने भी इसको स्पेनिश से लिया है, ठीक है। आयरलैंड ने भी इसको कहाँ से लिया है? स्पेनिश से लिया है, ठीक है। तो ये आपका डीपीएसपी है। और इसमें ये जो डीपीएसपी जो है आपका सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की जो है आपकी डीपीएसपी बात करता है। डीपीएसपी क्या है कि फंडामेंटल राइट्स की तरह ही होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये। इसमें आपके कुछ जो है बेसिक फीचर, जो मतलब है आपके बेसिक कुछ आपके कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य, मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य आपके बताए गए हैं, आप मतलब आपको ये करने चाहिए, ठीक है। एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी आएंगी, तो वो भी अलग है। और ये प्रिंसिपल्स हैं, इसमें क्या है, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी अब इसमें क्या है कि कंपलसरी तो नहीं है स्टेट के लिए इनको लागू करना, यानी स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है। और आप भी इसमें ये नहीं कह सकते हो कि भाई अगर हमारा कोई भी जो डीपीएसपी अगर स्टेट ने नहीं माना तो कोर्ट चले जाएंगे, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और ये कोई कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा, एससी ने कहा कि ठीक है आप डीपीएसपी को कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं लोगों के लिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल में जो बेसिक जो आपका होना चाहिए, गाइडलाइंस जो बेसिक होनी चाहिए, वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। कोई भी अगर आप नियम बना रहे हो तो डीपीएसपी देखिए बात ही लोगों की भलाई की कर रहा है, यहाँ पे सब लोगों के लिए है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, सोशल यानी समाज, और इकोनॉमिक यानी पैसे वैसे से भी रिलेटेड है ना। मतलब ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर समाज जो है डेवलपमेंट से छूट जाए, कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है डेवलपमेंट से छूट जाए, हमें तो सबकी समान डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उस डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप इसे कंपलसरी मत करिए, ठीक है, लेकिन आपको जो है इसको डीपीएसपी को जो है आपको मेन गाइडलाइन के तौर पे लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, कोई भी योजना, बहुत सारी योजना निकलती हैं, आपने देखा होगा ये वाली पेंशन योजना, ये वाली जनधन योजना, बहुत सारी योजना निकलती हैं। तो अब स्टेट में ऐसी कोई योजना बनेगी तो उन सबका बेसिक आधार आपका डीपीएसपी रहेगा। अब देखिए इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है। मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है, किस लिए? कि अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं स्टेट के लिए, ये हमारे लिए नहीं है, स्टेट के लिए, कि अगर आप कोई भी नियम बना रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन डीपीएसपी के ही होंगे, यानी इसी को गाइडलाइन में लेते हुए आपको चलना। ये पॉइंट बार बार बता रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये कानूनी तरीके से लागू नहीं हो रहा, लेकिन इसको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा आपको, इसीलिए बार बार इस लाइन को रिपीट किया जा रहा है। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बस, जो कि बच्चे जो है भूल जाते हैं। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई भी नियम या कोई भी कानून या कोई भी कुछ भी लॉ बना रहे हैं तो उसमें आपको डीपीएसपी को मतलब बेस लेके चलना पड़ेगा। इसी के इर्द गिर्द घूमेगी आपकी कहानी, आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कह दिया इसे? नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको कहा है, ठीक है। अब ये तो आपका डीपीएसपी का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, और ये फंडामेंटल है। अब आर्टिकल 37 जो है आपका वो ये कह रहा है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब इसका मतलब समझिए, मतलब आपके जैसे कोई भी डीपीएसपी प्रिंसिपल है, आपको कोई भी डीपीएसपी में जो कुछ नियम लिखे हुए हैं, अगर उनमें से आपके किसी भी नियम का वायलेशन हो जाता है, हनन हो जाता है, तो उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में यही डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट में अगर आपके किसी भी नियम का
उल्लंघन होता है, किसी भी नियम का हनन होता है अगर आपका, ठीक है, कोई भी आपका अधिकार है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, और आर्टिकल 226 के थ्रू आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, आप क्लेम ही नहीं कर सकते। तो इसमें ये है, इसीलिए इसको नॉन जस्टिसएबल बोला गया है, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते इसमें। और फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है कि जैसे वही वाली बात घूम फिर के आगे कि गवर्नेंस मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट जैसे चला रहे हो, नियम कायदे कानून ला रहे हो, तो फंडामेंटल यही होगा, मतलब मेन बेस यही होगा इसका, डीपीएसपी का, इसके अलावा नहीं जा सकते। इसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए, ठीक है, ये आपका आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, जो इसमें है आपका पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए, मतलब अब जैसे उसमें तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन था आपका, फंडामेंटल राइट्स जो थे कि स्टेट कांट डू दिस, स्टेट कांट डू दिस, ठीक है, ओनली ओनली और कांट वर्ड का जो है इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे बार बार, वो इसीलिए हो रहा था कि स्टेट सब कुछ नहीं कर सकती थी। आपके किसी भी मौलिक आप मतलब स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं ला सकती जिसमें आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का जो है, ठीक है, हनन हो, ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट ऐसा कानून बना सकती है, लेकिन बस डीपीएसपी को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट के लिए हो गया, और वो क्या था, नेगेटिव फंडामेंटल राइट क्या था, नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट, ठीक है, ठीक है। अब इसमें तो इतना था, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज और थी कि ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है। पार्ट 2 में तो आपकी सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और पार्ट 4 में क्या हो गया आपका, डीपीएसपी, ठीक है। कहाँ से 36 से 51 तक, ये 12 से 35, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 12 या 11 कर लीजिए, ठीक है। इसमें सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है आपकी, ये नागरिकता जो है वो इसमें गिवन है। सिटीजनशिप आई थॉट हमारा हुआ नहीं है, तो सिटीजनशिप को भी हम जो है पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। कल की क्लास में ले लेते हैं सिटीजनशिप आपका, आज डीपीएसपी कर लेते हैं साथ में। सिटीजनशिप के साथ साथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी करा दी जाएंगी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज 8 या 11 ही है, ज़्यादा नहीं है, तो कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये जो इसको इसीलिए मैं इसको रफ नहीं कर रही हूँ। अब जो आपकी डीपीएसपी है ये भी 3 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन सी, ठीक है, इक्वालिटी, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, और लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो 3 टाइप के प्रिंसिपल्स के बाद जो है आपका डीपीएसपी करता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आपके आते हैं, एक तो आर्टिकल 38, आपका आर्टिकल 39A, 39B, 39C, इसके अलावा आपका 41, 42, 43, और फिर है 43A, फिर है आपका 47। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स में आपके कौन कौन से आए थे, ये आपके आर्टिकल हैं, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल में आपके कौन से आ जाएंगे, 40, 43, 43B, 46, 47,
48, लिबरल प्रिंसिपल्स में आपके 44, 45, 48, 48A, इसके अलावा आपके 49, और इसके अलावा एक लास्ट है आपका 50। एक 51 वाला और है, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। इसके अलावा और इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 38 जो है वो आपकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो है जस्टिस की बात कर रहा है आपका, मतलब सोशल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी और इकोनॉमिक लेवल पर भी जो है आपको जस्टिस मेंटेन करके रखना है। अब 39 जो है मीन्स ऑफ लिवलीहुड की बात कर रहा है, मतलब सबको एक क्या बोलते हैं लिवलीहुड, मतलब एक जीवन चलाने के लिए पर्टिकुलर तौर पर जो जीवन व्यापन के लिए जो बेसिक नीड्स जो है उसके लिए जो है आपकी किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, तो वो 39A में है, ठीक है। और 39B में जो है वो मटेरियल रिसोर्सेज की बात हो रही है, मतलब आपको वो जो पर्टिकुलर मटेरियल रिसोर्सेज पे है उस पर कंट्रोल करके चलना है। ऐसा ना हो कि जो अमीर लोग हैं या फिर जो ताकतवर लोग हैं वो पर्टिकुलर किसी मटेरियल रिसोर्सेज पे कंट्रोल करके रख लें, ठीक है। तो उसको कंट्रोल की बात हो रही है। और इसके अलावा जो है आपका वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वेल्थ यानी जो पैसा जो है किसी एक जगह पर ही ना जाए, किसी एक लोग इंसान के हाथ में ना जाए, सबको समान तरीके से जो है मनी जो है सर्कुलेट हो, उसकी यहाँ पर बात हो रही है सी में, ठीक है। 41 जो है आपका वो कह रहा है कि सबकी जो है सबको राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क जो है सबको बराबर मिले, सबकी प्रोग्रेस हो। यहाँ पर ये ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा ना हो, सबकी प्रोग्रेस की, सबकी वायबिलिटी की जो है यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से आर्टिकल्स जो है कम आते हैं, लेकिन हाँ कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स वगैरह में से कभी कभी आ जाते हैं। अब जैसे 42 जो है आपकी ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, यानी ह्यूमन कंडीशन मतलब सही अच्छा सा पानी मिले आपको पीने को, और जैसे जो आपकी मैटरनिटी लीव वगैरह का भी प्रावधान है, जैसे जो लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं तो उनको जो है मैटरनिटी लीव दी जाती है, ठीक है। अब जो 43 है आपका वो आपको अच्छी तनख्वाह की बात कर रहा है, मतलब इतनी तनख्वाह तो आपको मिले कि आप पर्टिकुलर अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा कर ही सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी वेजेस की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। और जो है आपका 43A है वो आपका कह रहा है, ठीक है, जो मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर सभी लेबर्स का या सभी वर्कर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, वो वहाँ पर आपका 30A की बात कर रहा है। और 47 जो है आपका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड, मतलब अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिले बच्चों को और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपको एक मेंटेन हो, मतलब एक जो जीवन जीने के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जैसे होता है ना तो वो आपका मेंटेन रहे, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हो गए। अब सोशलिस्ट मतलब बार बार ये वर्ड आ रहा है समाज, यानी अब यहाँ पर समाज के डेवलपमेंट की बात होगी। ये कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। तो आर्टिकल 40 जो है उसमें गांधी जी ने जो उनकी जो इच्छा थी विलेज लेवल पर पंचायत हो, ठीक है, यानी सेल्फ जो विलेज पंचायत होती है ना, पंचायत को हम सेल्फ गवर्नमेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। गांव वगैरह में होते हैं तो वहाँ पर भी जो पंचायत वगैरह होते हैं तो उसको उसके लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 40 में है। और जो 43 है आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह जो रूरल एरिया में गाँव वाले इलाकों में जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 43B है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फॉर्मेशन की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो होती हैं आपके उनके फॉर्मेशन की बात जो है 43B के तहत हो रही है। अब जो 46 है आपका वो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ जो SC कैटेगरी के लोग हैं, ST कैटेगरी के लोग हैं, तो इनके भी डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है 46 में। और 47 और 48 जो है इसमें क्या है आपका वाइन और कुछ जहरीले मादक पदार्थ जो हैं तो उनके प्रोहिबिशन की बात जो है आर्टिकल 47 कर रहा है, जैसे वाइन हो गया और कुछ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं आपके, ठीक है, तो उनके बैन की बात जो है आर्टिकल 47 में होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल है उसकी बैन वगैरह की बात 47 में होगी आपकी। और जो 48 है आपका, ठीक है, 48 जो है वो किसकी बात कर रहा है, स्लॉटरिंग ऑफ मिल्च एनिमल, मतलब जो दूध देने वाले जानवर जो हैं जैसे आपका बकरी हो गई, कैमल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है ना, तो ये सब दूध देते हैं ना, तो यानी ये सभी क्या है, प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं भाई, ये हर तरीके से प्रोडक्टिव है, तो इनके स्लॉटरिंग की बात हो रही है, मतलब इन्हें काटा नहीं जाएगा, इसके लिए भी कानून है। ऐसे जानवरों को आप नहीं काट सकते, यानी ऐसे जानवरों को मीट वाले बिजनेस में नहीं ले सकते जो कि क्या देते हैं, दूध देते हैं। मिल्च माने जो आपके क्या बोलते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री में इनका काम होता है ना, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं आपका। मिल्क इंडस्ट्री जो है उनमें इनका अच्छा खासा योगदान है। अब मिल्क इंडस्ट्री तो भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, देखिए ना, मिल्क से आपका घी की इंडस्ट्री चल रही है, पनीर वगैरह है, और क्या है आप जो क्रीम वगैरह से होता है आपका, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, तो काफ़ी न्यूट्रिशनल चीज़ है। अब लिबरल प्रिंसिपल्स पे आते हैं तो 44 जो है, ये 44 इंपॉर्टेंट है। ये 44 जो है आपका यूनिफॉर्म
सिविल कोड, ये क्वेश्चन आने की संभावना जितनी मुझे लगती है उतनी है, और बार बार पूछेंगे क्योंकि अब तो ये आने भी वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी कम्युनिटी का इंसान हो, सब पर समान नागरिक कानून जो है लागू होगा। ठीक है, सभी पर समान कानून जो है लागू होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी धर्म विशेष का इंसान अपने तरीके से जो है चलाने की कोशिश करे, सब पर जो है समान कानून जो है लागू होगा। तो ये आर्टिकल 44 में, इसको बिल्कुल रट लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ये किस आर्टिकल के थ्रू जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आर्टिकल 44 क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को चाहे कैसे भी कर दीजिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब 45 जो है आपका, ठीक है, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है। एट द एज ऑफ 6 तक जो है अर्ली चाइल्डहुड पर जो हमें ध्यान देना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 साल तक के, उनकी न्यूट्रिशन लेवल है, किस तरीके से ध्यान देना है, तो वो हम 45 की बात कर रहे हैं। और जो आपका 48 है, इसमें आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने की जो है आपकी बात हो रही है। अब 48A जो है आपका फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो 48 में आपका है। आपने देखा होगा ना कि कई सारे फॉरेस्ट नियम जो है बने हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी है आपकी, और नेशनल पार्क्स आपके बने हैं कई सारे। पहले कितने थे और अब तो 100+ हो गए हैं। तो जो आपके ये सब जो बने हैं ना वो इसी के तहत हैं। और 49 में जो है आपका मॉन्यूमेंट्स वगैरह बचाने के लिए कि जितनी भी कल्चरल हेरिटेज है इनकी रक्षा करनी है आपको। ये ना हो कि आप उसमें गंदगी फैलाएं, आप उसमें जो जैसे लोग नाम वाम लिखे आते हैं ना, ये सब उसमें चित्रकारी नहीं करनी है आपको, है ना। खुद ही ये चीज़ सोचिए कि कल्चरल अपने जो हेरिटेज है उसे कैसे बचाना है। इसके अलावा जो है, ठीक है, 50 में क्या है कि अगर स्टेट जैसे चाहती है तो वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने का जो है वो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग करना। ठीक है, तो ये जो है इसमें आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। स्टेट अगर चाहे तो, स्टेट विल ट्राई लिखा हुआ है, स्टेट अगर चाहे तो। ठीक है, इसके अलावा अब ये इसमें इतना ही था। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पर आ जाते हैं। अब आएंगे हम इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पर। तो एक है आर्टिकल 51A, फिर क्या है बी, फिर है सी, फिर है एफ। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको इंटरनेशनल पीस और हार्मनी को जो है मेंटेन करके चलना है। ठीक है, इसमें क्या है, मेंटेन जस्टिस एंड ऑनरेबल रिलेशन। अब सी जो है आपका बात कर रहा है रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह या एग्रीमेंट या कोई लॉ है, उसकी बात ये कर रहा है। और जो एफ है आपका, ये क्या कर रहा है आपका, स्ट्राइव टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, 51A क्या कह रहा है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी। जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध हैं उनको हमें शांतिपूर्ण बनाए रखना है। और हार्मोनी यानी एक सबके साथ मिलकर चलना है, मिलजुल कर चलना है। हार्मोनी मतलब मिलजुल कर चलना है, सबके साथ एक तरीके से भाईचारे ऐसा रिलेशन रखना है। तो सबके साथ मिलजुल कर रखना है और हमें शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ती वाले संबंध जो है बना के रखने हैं। अब भी क्या कह रहा है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कैसे होना चाहिए, ऑनरेबल यानी सम्मानजनक आपके रिलेशन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई भी उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं जिससे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इंसल्ट होती रहे, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क है वो अक्सर ये काम करता ही रहता है। इसके अलावा आप सी की बात हो रही है, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज लॉज एग्रीमेंट। अब क्या है कि जैसे कोई भी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लॉ है आपका, कोई भी ट्रीटी है, कोई भी एग्रीमेंट है, तो उसका भी आपको बाकायदा सम्मान करना पड़ेगा। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया आपका। ये हमने सभी ट्रीटी साइन करी हुई है ना, ये सभी किसी के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए है,
तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि है तो आखिरकार सभी की सभी जो है आपका एनवायरनमेंट बचाने के लिए। इससे क्या है कि हाँ, सभी देशों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे, नहीं तो हो सकता है कि वो लोग हम पे बैन वगैरह लगा दें, कुछ भी है, तो उस तरीके से हमें वो चीज़ भी देखनी होगी। और स्ट्राइव टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो उसको आपको डिस्प्यूट्स यानी उन झगड़ों को, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, तो अब ये झगड़े हैं तो आप इनको किस तरीके से सेटल डाउन करेंगे, मतलब किसी तरीके से सुलझाएंगे। जैसे अभी हमारा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो आप देख रहे हो ना कि हम उनको किस तरीके से सुलझा रहे हैं, उस मैटर को हम सोच रहे हैं कि लड़ाई ना हो, इसीलिए बार बार हम क्या मीटिंग्स वगैरह जो है करते रहते हैं ताकि बातों से ही मैटर सुलझ जाए, ठीक है। वॉर नहीं चाहते तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने इंटरनेशनल मैटर को सुलझाना। अब देखिए जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं ना वो नेशनल लेवल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं वो सब किसके लिए बने हैं, नेशनल लेवल पे, यानी जो भी काम होगा नेशनल लेवल पे काम होगा। लेकिन एक लौता एक 51 आर्टिकल ही ऐसा है जो कि इंटरनेशनल यानी इंडिया की सीमा के बाहर की बात करता है। तो पूरे आर्टिकल में, पूरे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके 400 प्लस, उन सब में इकलौता 51 आर्टिकल ऐसा है जो कि इंटरनेशनल लेवल की बात करता है, बाकी सभी आर्टिकल्स आपके नेशनल लेवल की ही बातें करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं आपके 400 प्लस, वो सभी आपके नेशनल लेवल की बात करते हैं, मतलब इंडिया बाउंड्री के अंदर सभी भारत की ही बात करेंगे, जो हमारी जो अपनी स्टेट है इंडिया की उसके बारे में बात करेंगे, वही कानून है। लेकिन यही एक ऐसा 51 आर्टिकल 51 है जो कि आपका इंटरनेशनल लेवल की जो है बात करता है, इसमें पूरा इंटरनेशनल का प्रावधान है आपका, ठीक है। एक नजर डाल लीजिए इस पर, आगे बढ़े। अब आपकी 4 चीजें हो रही है इसमें, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और हैं जो कि आपके 42 ठीक है 1976 के द्वारा ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 39A, ठीक है, 43A, और कौन सा है आपका 48A, ठीक है। अब 39 क्या कह रहा है, 39 कह रहा है हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का स्वास्थ्य विकास, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहा है आर्टिकल आपका 39, ठीक है। ये 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं 49 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए हैं। मैंने आपको जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा बल्क अमाउंट में जो है संविधान में चेंजेस किए गए थे। तो देख लो अब 4 एडिशन और आ गए हैं, ठीक है। इसीलिए जिसने कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर नहीं देखा है वो दोबारा उस लेक्चर को देखे, और प्रियम्बल वाला जो रह गया है उसके बाद इस वाले को और दोबारा एक बार देख ले, ठीक है। इसको 39A क्या कह रहा है आपका, इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है ना। जैसे जो गरीब लोग हैं जो अपने महंगे महंगे वकील तो काफी महंगे होते हैं ना, तो उनको जो एफर्ट नहीं कर पाते तो उनको जो है कोर्ट जो है सरकारी वकील देते हैं, ठीक है। तो वो उनका केस लड़ते हैं, ये फ्री होते हैं बिल्कुल, इनके लिए कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री होते हैं, इनके लिए कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। ये सरकारी वकील होते हैं, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है अपने केस लड़ने के लिए अगर आप इन केस किसी क्राइम में फंस गए हैं, ठीक है। और इक्वल जस्टिस, आपको भी जो है इक्वल समान न्याय का अधिकार मिलता है इसके थ्रू। हाँ भाई आपका 43A, इसमें आपको वही फॉरेस्ट अपना प्रोटेक्ट करना है, नहीं आपका इसमें है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। और 48A आपको क्या कह रहा है,
प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है कि वो 4 कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि बाद में ऐड किए गए हैं। अब जो वो हमारे 3 प्रिंसिपल्स थे ना आपके, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबर्टी वाले, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, वहाँ से एक क्वेश्चन, एक तो वो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला है आर्टिकल 44 वो आ सकता है। इसके अलावा एक जो मैंने जो बेसिक क्वेश्चन देखे हैं काफ़ी 42 आर्टिकल है आपका जो ह्यूमन और मैटरनिटी कंडीशन की बात कर रहे हैं वो वाला आ सकता है। और एक आपका ये एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन तो जो है गवर्नमेंट के एग्जाम पूछते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट वाला वही तो ऐड भी हुआ है। ठीक है, ये आ सकता है। इसके अलावा और आपका कौन सा था? ठीक है, और उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विलेज लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। गांधीयन में जो 40 वाला है वो विलेज यानी सेल्फ गवर्नमेंट्स की विलेज लेवल पर बात करता है, ये वो वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप गो थ्रू सारे कर लें, इंपॉर्टेंट वही है बेसिकली। अगर छोटे एग्जाम्स की बात करें हम तो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा आर्टिकल जो है डीपीएसपी में आता है। ठीक है, या कौन सा आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल की बात कर रहा है। अब आपसे ये डिटेल में जाके ये नहीं शायद पूछे कि ये आर्टिकल कह क्या रहा है, क्योंकि इस तरीके से आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। डिटेल में जो आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे वो फंडामेंटल राइट में ही आपसे पूछेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट में ही आपको पूछेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये इसलिए बनेगा क्योंकि ये 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऐड हुए हैं। तो ये आ जाएगा कौन से आर्टिकल्स हैं और क्या कहते हैं और किसके थ्रू ऐड हुए हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आपका जो है ये 4 आर्टिकल्स डीपीएसपी में न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ऐड हुए हैं आपके। तो ये इतनी सी चीज़ है इसमें। ठीक है, इसके अलावा वो बात तो हमने बताई थी कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स जो हैं आपके नॉन जस्टिसेबल हैं, ऐड तो हो नहीं सकते। ठीक है, और ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ आपको गिवन है नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप विल मीट सून। तो 40 सेक्युलर जो वर्ड है आपका वो वहाँ पर शुरू में वीडियो में 46 लिख दिया है, वो 46 ना होकर के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। जो सेक्युलर वर्ड आपका जो ऐड हुआ है 42nd के थ्रू हुआ है। ठीक है ना, 42nd है वो, 46 नहीं है। वो वहाँ मैंने बोला ठीक था, लिख गलत दिया, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप 42nd है। ठीक है, इसी को ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।